नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। यूपी चुनाव को लेकर नितिन नवीन ने लखनऊ में एक दिन में की 3 अहम बैठक। मिशन 27 को लेकर नेताओं के साथ किया मंथन। 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाने का किया दावा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत पहली मदर सैंक्शन किस्त की जारी। मजदूरों को सम्मानजनक रोजगार देना बताया सरकार की प्राथमिकता। राज्यों के साथ किया वर्चुअली संवाद। पंजाब के सीएम भगवंत मान के लिए गले की फांस बना विवादित वीडियो। मुख्यमंत्री के विरोध में स्वर्ण मंदिर में हुई पंथक बैठक। सिख गुरुओं के कथित अपमान पर जताया कड़ा एतराज। छह और 7 जुलाई को गुवाहाटी में ब्रिक्स बैठक की मेजबानी करेगा भारत। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ संयुक्त रणनीति पर होगा मंथन। मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुख होंगे शामिल। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में पहली बार होगा टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल। मुंबई में सावली और बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच लगभग 16 किलोमीटर का हिस्सा टनल बोरिंग मशीन की मदद से बनेगा। विक्रोली में काम शुरू। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया का दौरा करेंगे और ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। और इस यात्रा के महत्व पर हमारी संवाददाता आंचल ने बात की है इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती से। इंडोनेशिया और भारत के रिश्ते दशकों पुराने और बहुआयामी हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री की जो आगामी यात्रा है इस दिशा में कि दोनों देशों के रिश्ते और कैसे प्रगाढ़ होने वाले हैं बहुत अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर और ज़्यादा रोशनी डालने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त डीडी न्यूज़ पर मौजूद है। हमारे साथ इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती साहब मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ पर और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के लिए निकालने के लिए। संदीप जी, पहला सवाल यही है कि दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को वर्तमान स्थिति में आप किस तरह से देखते हैं? विश्व में अभी जो एग्जिस्टिंग प्रणाली है, इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें कई तरीके से चोट आई है और जो हम जो समझ के आ रहे थे कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बनता है उसमें टूट आ गया है। आप देखिएगा वेस्ट में भी टूट आ गया है। तो इसमें जो ग्लोबल साउथ के लीडर्स हैं, भारत, इंडोनेशिया, इनके बीच में जो संबंध है वो अगर सुदृढ़ होगा, आई थिंक विश्व के लिए बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी इस देश की यात्रा पे आ रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में, क्योंकि इंडोनेशिया एक बहुत अहम स्थान रखता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिहाज से आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं? कई बार प्रधानमंत्री इस रीजन का दौरा किए हैं, सही सारे देशों में गए हैं, आसियान समिट्स को अटेंड किए हैं और ये उनकी 4वीं यात्रा है इंडोनेशिया की। और मुझे लगता है एक प्रायोरिटी रहा है आसियान और उनका लुक ईस्ट पॉलिसी। और उसके संदर्भ में मुझे लगता है कि आसियान सेंट्रलिटी को अगर हम मानते हैं तो इंडोनेशिया का बहुत बड़ा भूमिका है। सबसे बड़ा देश है आसियान में, सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इंडोनेशिया भी भारत के तरह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में विश्वास करता है। जो भारतीय यहाँ इंडोनेशिया में रहते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री की यात्रा है ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को और कितना मजबूत करेगी और ख़ास तौर पे जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी के साथ आज भारत खड़ा हुआ है? बहुत ज़्यादा उत्साह है प्रधानमंत्री के दौरे का और जो यहाँ बसे हुए लोग वो भी भारत के जो राइज है उसको वो करीब से देख रहे हैं और वो भारत से जुड़ना चाहते हैं। और हमारे इंडोनेशियन दोस्त भी काफ़ी उत्साह में है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और अभी हाल ही में जब हम क्रिटिकल मिनरल्स को भी काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये दौरा उस लिहाज से
कितना अहम और महत्वपूर्ण साबित होगा? हमारे रिश्ते के कई स्तंभ हैं। हाँ, एक तो है आपका जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी, क्योंकि इंडोनेशिया हमारा समुद्री पड़ोसी है। आप निकोबार आइलैंड से आचे 160 किलोमीटर ही दूर है। इतना करीब है, हमें कभी यकीन नहीं होता है। और डिफेंस और सिक्योरिटी में हमारे संबंध अच्छे हैं और ये अभी घनिष्ठ बनेंगे। और कई सारे आइडियाज़ हैं, कई सारे प्रपोजल्स हैं जिस पे आपको दौरे के बाद पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। दूसरा स्तंभ है आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो वाणिज्य विनिमय है वो $30 बिलियन के करीब का है। 2022-23 में वो $40 बिलियन तक पहुंच गया था। उतार चढ़ाव होता रहता है क्योंकि काफ़ी कमोडिटी प्राइसेस से लिंक्ड रहती हैं, लेकिन भारतीय के एनर्जी सिक्योरिटी में इंडोनेशिया का बड़ा योगदान है। हम भारी परिमाण में कोयला खरीदते हैं इंडोनेशिया से। हम लोग हमारी जो फूड सिक्योरिटी में उसमें योगदान है। हम भारी संख्या में पाम ऑयल यहाँ से खरीदते हैं और कई सारे मिनरल्स हम लोग इंडोनेशिया से खरीदते हैं। अभी जो हम दूसरा आगे कदम लेने जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ उपलब्ध हैं उस पर हमारी इन्वेस्टमेंट आए, ताकि जो भारत की जो रिक्वायरमेंट है क्रिटिकल मिनरल्स की, वो हम खाली वाणिज्य के माध्यम से नहीं, निवेश के माध्यम से भारत उसका फ़ायदा उठाए। किन प्राथमिकताओं को आप आगे पाइपलाइन में देखते हैं आने वाले सालों के लिए, जो दोनों देशों के लिए अहम साबित होंगे? एनर्जी सिक्योरिटी पे काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे काम होगा, एजुकेशन पे काम हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंजेस पे काम हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी जोग्याकर्ता जाएंगे, जो एक पौराणिक मंदिर है 9वीं सदी का, एक अद्भुत मंदिर है, उसके पुनर्निर्माण के लिए भारत योगदान करेगा। तो कई सारे स्तंभों पर काम हो रहा है और मुझे लगता है कि इस दौरे के बाद और भी घनिष्ठ हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया का संबंध, और कई नए एरियाज़ और खेमों में काम होगा। एक उदाहरण तो मैं न्यूक्लियर कोऑपरेशन का भी दूंगा। इंडोनेशिया न्यूक्लियर एनर्जी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी में पैर डालने की सोच रहा है, उसमें भारत का रोल हो सकता है। स्पेस में भी हम लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे स्पेस स्टेशन है, हम और भी उसको बढ़ावा दे सकते हैं, उनके हम सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, हमारे लॉन्चर्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो कई सारी चीज़ों पे कार्य चल रहा है और मुझे लगता है कि इस दौरा के बाद आप देखेंगे कि एक नया एनर्जी, एक नया डायनेमिज्म रिलेशनशिप में आया है। आपने अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ का साझा किया और प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा को लेकर तमाम जानकारियाँ जो साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किस तरह से इस यात्रा से इंडोनेशिया और भारत के रिश्तों में और ऊष्मता और प्रगाढ़ता आएगी, ये हम देखेंगे। फ़िलहाल डीडी न्यूज़ पर इतना ही। मैं आंचल गुलाटी, जकार्ता, इंडोनेशिया से, और मेरे साथ कैमरा पर्सन रमाकांत और उत्तम सिंह के साथ। भारत इंडोनेशिया साझेदारी की जड़ें हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और सभ्यतागत संबंधों में हैं और इन संबंधों को आधुनिक दौर में नई दिशा देने में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारी संवाददाता आंचल ने बात की है अरिंदम मुखर्जी से, जिन्होंने इससे जुड़ी एक पुस्तक की रचना की है। भारत और इंडोनेशिया के जो रिश्ते हैं वो सांस्कृतिक रूप से कई दशकों पुराने हैं, और ऐसे में अगर हम आपसे ये कहें कि भारत इंडोनेशिया को एक और चीज़ जोड़ती है, वो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। आखिर कैसे, सीधे जानते हैं हम अरिंदम मुखर्जी से, जो कि एक ऑथर हैं और उन्होंने किताब लिखी है। ये किताब इतनी खास क्यों है प्रधानमंत्री के इस आगामी दौरे को लेकर, आइए समझते हैं। ये जो ईयर है 2026, ये 2026 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के 100 ईयर्स विजिट का हो रहा है। एक्चुअली 1927 में रविंद्रनाथ टैगोर विजिटेड इंडोनेशिया, दैट टाइम डच ईस्ट इंडीज़, और उन्होंने काफ़ी जगह विजिट किया था उस समय, बरोबुदूर, प्राम्बानान टेम्पल, डिफरेंट साइट्स। और उस समय के जो डच इंटेलेक्चुअल थे और लोकल इंटेलेक्चुअल थे, सारे लोगों के साथ उन्होंने मिला था। और यहाँ के जो लोकल इंटेलेक्चुअल है उन्होंने काफ़ी प्रभावित हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन में जो उन्होंने विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा किया था उस समय, उसके बारे में। और इंटेलेक्चुअल, यहाँ के जो उस समय इंटेलेक्चुअल थे वो कॉलोनियल पावर से मुक्त होना चाहते थे, डिकॉलोनाइज्ड होना चाहते थे। तो उस एंगल से एक कल्चर
बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक संस्कृति एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। और इस एस्पेक्ट को इन्होंने सोचा था कि पहले हम कल्चरली इंडिपेंडेंट हो, जैसे टैगोर ने भारत में एडुकेशन को, शिक्षा को उन्होंने डिकोलोनाइजेशन करने का काम उन्होंने किया था। तो यहाँ पे एक व्यक्ति था देवांतरा, उन्होंने एक तामान शिक्षा बोलकर एक एडुकेशनल इंस्टीट्यूट उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और वो भी टैगोर के इंस्पिरेशन से। और वो जब आए थे टैगोर के पास, यहाँ पे दोनों मिले थे, और उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स को शांतिनिकेतन भेजा गया था उस समय। तो एक ब्रिज बिल्डिंग का काम किया था रविंद्रनाथ टैगोर कॉलोनियल पीरियड में फर्स्ट टाइम, और उसका सेंटिनरी हो रहा है। और उसी सेंटिनरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ रहा है इंडोनेशिया में। ये तो एक बहुत बड़ी संयोग की बात है। ये तो किस तरह से जब हम बात करते हैं संस्कृति और सभ्यता की, कैसे भारत, इंडोनेशिया और गुरुदेव को ये जोड़ती हुई नजर आएगी इस किताब के जरिए। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, जकार्ता, इंडोनेशिया से। और वसुधैव कुटुंबकम के भाव को आत्मसात करते हुए इंडोनेशिया में बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के अलग अलग रंगों को पेश किया, जहां कलाकार खूबसूरत सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ नजर आए। कलाकारों ने भारत इंडोनेशिया सांस्कृतिक बंधन की एक सशक्त तस्वीर पेश की। देखिए हमारी संवाददाता आंचल गुलाटी की रिपोर्ट। मेरा सब कुछ मैं, तेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। इस वक्त मैं इंडोनेशिया के जकार्ता में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम एक ऐसे बैंक में आए हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया और इंडोनेशिया को संस्कृति के उस पुल के साथ जोड़ता हुआ नजर आता है, जो इंडोनेशिया और भारत के दशकों पुराने रिश्ते को और उसके मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ इस बैंक से जुड़े हुए ऑफिशियल्स मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस भाव को चरितार्थ करते हुए नजर आते हैं, जो बहुत प्रासंगिक है जब हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। आप अगर देखेंगे तो ये मिनी भारत जैसा है, छोटा सा भारत। आप यहाँ का हर कल्चर का, हर रिलीजन का, हर प्रदेश का, इंडिया के सारे लोग यहाँ पर निवास करते हैं और बहुत अच्छा अपना काम करते हैं। यहाँ पर अपना अपना नाम कमाए हुए हैं। हम लोग भी एज ए बैंक ऑफ इंडिया हम लोग बहुत सारा स्पॉन्सरशिप भी करते हैं। हम कोशिश करते हैं ये सारा जितना भी त्यौहार हैं इंडिया का सब चलते रहे और हम भी उसका भागीदार बने। रामचरितमानस में पढ़े हैं कि भगवान राम और सीता का जो स्पिरिट है वो बाउंड्रीज से ऊपर है, तो उस बाउंड्रीज से ऊपर का रिलेशन हमने इंडोनेशिया में देखा है। प्रधानमंत्री मोदी से हम लोग को बहुत अपेक्षाएं हैं और ऐसा लगता है कि उनका ये विजिट दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करेगा और मजबूत करेगा और आने वाले समय में ढेर सारे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ये सब होंगे। इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर एक चीज़ जो मुझे बहुत समानता मिली, अतिथि देवो भव, जहाँ पे जैसे हमारे भारत देश में अतिथियों का स्वागत किया जाता है, उसी तरीके से इंडोनेशिया में भी अतिथियों का स्वागत किया जाता है। हम बहुत उत्साहित हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत का जकार्ता में। के लोग बहुत मतलब इंडियंस को बहुत सम्मान देते हैं और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये रिश्ता और गहरा होता जाएगा।
इंडोनेशिया भी कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता हुआ नजर आता है कि किस तरह से दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो प्रगाढ़ता और ऊष्मता की चरम पर हैं, क्योंकि सांस्कृतिक रिश्ते कहीं ना कहीं लगातार मजबूत हो रहे हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, जकार्ता, इंडोनेशिया से। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में लखनऊ में एनडीए के सहयोगी दलों की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक समन्वय पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में एनडीए के कई प्रमुख सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए और बैठक में एनडीए के भीतर तालमेल, आगामी चुनावी रणनीति और संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने बहुत काम किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2027 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव के मैदान में रखी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश तक बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज, दंगा, परिवारवाद नहीं चाहता है, बल्कि सुशासन चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है। उन्होंने बीजेपी की जीत का विश्वास जताया और कहा कि 21 साल तक समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी नहीं दिखेगी। इसे सबने तय किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा तो कमल की तरह प्रदेश खिलेगा और प्रदेशवासी खिलेंगे और समाजवादी पार्टी की साइकिल अगर चलेगी तो सबको कुचलने का काम, सबको दबाने का काम, सबको धमकाने का काम, जमीनों पे कब्जा करने का काम, यह सब करेंगे। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश यानी 2047 अभी 21 साल और समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देगी। और उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन किया और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मार्गदर्शन दिया। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं कि नवनियुक्त टीम के आते ही उन्होंने लखनऊ पधार कर सभी पदाधिकारियों को अपना मार्गदर्शन किया, हमारे कार्यकर्ताओं का जो उत्साहवर्धन किया। लखनऊ की धरती ने भी उनका उस प्रकार से स्वागत किया कि हम कह सकें कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। उस प्रकार का भव्य आयोजन कल हुआ। आज पूर्व अध्यक्षों के साथ उनके अनुभव को भी आज साझा कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उसके बाद एनडीए के घटक दल
जिनके साथ आज मिलकर भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है और उनके साथ आगे 2027 की तैयारियों के संदर्भ में भी एक तरह से एक सुंदर पटकथा हम लिख सकें, उसकी तैयारी की जा रही है। और राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या के संत चंपत राय के पक्ष में हैं और राम कचहरी में हुई बैठक में संतों ने चंपत राय को बेकसूर बताया। उनका कहना है कि चंपत राय की कर्तव्य निष्ठा पर शक नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के लिए अपने 5 दशक अर्पण किए हैं। संतों का आरोप है कि चंपत राय के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, लिहाजा संतों ने लोगों से जांच का इंतजार करने की अपील की है। बता दें कि चढ़ावा गबन केस की जांच SIT कर रही है। शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। हालांकि चंपत राय महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं इस मामले में सूबे की सियासत इन दिनों काफी जोर मार रही है। आज का जो बैठक है, अयोध्या की गरिमा, अयोध्या की महिमा, अयोध्या के अनुपम पर जिस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, उसको लेकर के संत समाज इस बैठक को आहूत किया कि देखिए SIT जांच कर रही है। SIT जांच करने के मांग करने वाले आदरणीय चंपत राय जी हैं। कोई व्यक्ति इस प्रकार का जांच क्यों मांग करेगा? अगर वह दोषी होगा तो उन्होंने जांच का मांग किए और SIT जांच कर रही है। SIT जांच के बाद जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जब तक यह आरोप सिद्ध न हो, किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया जाए। संत समाज चंपत राय जी के साथ में खड़ा है और जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग अयोध्या की छवि को बिगाड़ने के लिए काम कर रहे थे, उनके खिलाफ थी। दोषी को दंड दिलवाने के लिए, निर्दोष को बचाने के लिए आज की सभा आहूत की गई थी। रामनगरी की गरिमा महिमा गिर रही है, उन दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई हो, उसके लिए संतों ने मांग किया है। जो भी निर्दोष है उसको बचाने के लिए सब प्रतिबद्ध होकर के आए। अगर चंपत राय जी पर दोष साबित होता है तो उन पर भी कार्रवाई हो। पर जिन तथ्यों को हमने कहा इस बात को लेकर के कहा, 5 दशकों से उनको देखा है, उनके जीवन शैली को हम अयोध्या वासियों ने देखा है, राम जन्मभूमि के प्रति उनका संकल्प को देखा है, उनके कर्तव्यों को देख करके लगता नहीं किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है अभी तक। तो राम मंदिर से जुड़े मुद्दों को लेकर कल अयोध्या में होने वाली बैठक पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। बैठक से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों का मामला है और बैठक में तमाम सदस्य जो भी निर्णय लेंगे वही सभी को मान्य होगा। नए सचिव की घोषणा को लेकर अभी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि कल होने वाली बैठक का स्थल मणि रामदास की छावनी से बदलकर अब राम मंदिर परिसर किया जा सकता है। रामलाल तरफ से, हमारे तरफ से मीटिंग चल रही है, उसमें जो गलती हुई वो दंड देंगे लोग। रामलाल हमारे सब काम पूरा कर रहे हैं। रामलाल यहाँ का सदस्य का मामला, हमारे सदस्य निर्णय देंगे, हमारे लिए वही मान्य होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के साथ संवाद किया और विकसित भारत जी योजना के अंतर्गत पहली मदर सैंक्शन किस्त के रूप में 25,863 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प विकसित भारत के निर्माण का है और उसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए ये योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की प्राथमिकता है कि देश के हर जरूरतमंद मजदूर को सम्मानजनक रोजगार मिले और समय पर उसकी मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी राज्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग और परिश्रम से योजना को पहले ही दिन सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व की व्यवस्था में जो कमियां सामने आई थी उन्हें नई योजना में दूर करने का प्रयास किया गया है। अब पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसके लिए डिजिटल प्रेजेंस, जियो टैगिंग, समयबद्ध मॉनिटरिंग और तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि कार्यों की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना के अंतर्गत किसी भी श्रमिक को 300 रुपए प्रतिदिन से कम मजदूरी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई मदर सैंक्शन की राशि से देश भर में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, श्रमिक भाई बहनों को व्यापक स्तर पर काम मिलेगा और गांवों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। बेहतर रोजगार देने की
संकल्प के साथ, क्योंकि गांव और गरीब प्रधानमंत्री जी और एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है, तो हर मजदूर को मांगने पर सुनिश्चित काम मिले, और इसलिए मनरेगा में जितनी कमियां थी उनको दूर करते हुए 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना पूरे देश में लागू हो गई है। आज हमने मजदूर भाई और बहनों को मजदूरी देने के लिए भारत सरकार की ओर से 25,863 करोड़ रुपए की मदर सैंक्शन राज्यों को जारी की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना PMCSPY को लागू करने की घोषणा की है और इसके लिए कुल 313.30 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है, जिसका मकसद उत्तर बंगाल में चाय बागान श्रमिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कल्याणकारी बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। इस बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य स्तरीय समिति ने इस योजना को लागू करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इस योजना का उद्देश्य चाय बागान श्रमिकों और उनके परिवारों का सर्वांगीण विकास करना है। और केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट को लेकर काफी सख्ती दिखाई है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों में बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम को CSEAM को बढ़ावा देने और उस तक पहुंच आसान बनाने वाले सभी विज्ञापनों और कंटेंट को हटाने का आदेश दिया और 7 दिनों के भीतर मेटा से विस्तृत जवाब मांगा है। आपको बता दें कि भारत 6 और 7 जुलाई को असम के गुवाहाटी में ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की अहम बैठक की मेजबानी करेगा और बैठक में ड्रग्स तस्करी, सिंथेटिक ड्रग्स, डार्कनेट के जरिए हो रही तस्करी और क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल जैसी उभरती चुनौतियों पर चर्चा होगी। गृह मंत्रालय के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में खुफिया जानकारी का आदान प्रदान, ऑपरेशनल समन्वय, क्षमता निर्माण और सिंथेटिक ड्रग्स पर संयुक्त रणनीति को मजबूत करने पर जोर रहेगा। बैठक के अंत में सदस्य देशों की ओर से संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में पहली बार टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे सुरंग निर्माण का काम तेज और अधिक सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सकेगा। टनल बोरिंग मशीन की मदद से टनल बनाने का काम विक्रोली में शुरू हो चुका है। कुल 21 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड टनल सेक्शन में से मुंबई में सावली और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच 16 किलोमीटर का हिस्सा टनल बोरिंग मशीन की मदद से बनाया जाएगा। बाकी 5 किलोमीटर का हिस्सा NATM का इस्तेमाल करके पहले ही पूरा किया जा चुका है। विक्रोली से लॉन्च की गई TBM 6 किलोमीटर लंबी सिंगल ट्यूब सुरंग की खुदाई करेगा, जिसे बुलेट ट्रेन के अप और डाउन दोनों ट्रैक को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मशीन बहुमंजिला इमारतों, सड़कों, नदी और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे समेत घने शहरी क्षेत्रों के नीचे से गुजरेगी। सुरंग बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही ये TBM अब तक की सबसे बड़ी मशीनों में से एक है। ये मशीन एक ही समय में टनल की खुदाई और सेगमेंट रिंग लगाने का काम कर सकती है, जिससे परियोजना को तेजी से पूरा करने में मदद मिलती है। TBM को लॉन्च करने के लिए मुंबई के विक्रोली में जमीन के नीचे 56 मीटर गहरा शाफ्ट बनाया गया है, जो जमीन के नीचे 20 मंजिला इमारत के बराबर है। आपको बता दें कि मशीन में कटर, व्हील हेड, मेन बियरिंग, जॉ क्रशर, इरेक्टर, मेन शील्ड और टेल शील्ड और 4 विशेष गैंट्री सहित कई प्रमुख घटक शामिल हैं, जो कि सुरंग संचालन में मदद करते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।